नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के लिए जो भारतीय टी20 टीम चुनी गई है उसके बारे में। हमारे पास बीसीसीआई की जो ऑफिशियल घोषणा है वो तो है ही, साथ में कई स्पोर्ट्स पब्लिकेशन से भी जानकारी है, उनका एनालिसिस है। इरादा यही है कि इस टीम सिलेक्शन को थोड़ा समझें, मतलब कौन से बड़े खिलाड़ी अंदर आए, कौन से शायद उम्मीद के मुताबिक बाहर रह गए और इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बीसीसीआई ने 19 अगस्त को ये 15 मेंबर की मेन टीम अनाउंस की। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि टीम में है कौन कौन। कैप्टनसी मिली है सूर्य कुमार यादव को और वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। टीम में है सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेटकीपर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर, जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। तो ये 15 नाम हैं। हाँ, तो जैसे ये लिस्ट दिखते हैं ना, एक चीज बिल्कुल साफ दिखती है। ये कोशिश है अनुभव और जो नया जोश है, यूथ है, उसको मिलाने की। एक तरफ तो देखिए सूर्य कुमार है, बुमराह वापस आ गए हैं, हार्दिक है, अक्षर है, ये सब अनुभवी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़े मैच खेले हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब हाल फिलहाल में काफी इम्प्रेस किया है, खासकर टी20 में अपनी पावर हिटिंग से या खास स्किल सेट से। और हाँ, जो कैप्टनसी में बदलाव है वो भी ध्यान खींचता है। सूर्य कुमार कप्तान, गिल वाइस कैप्टन, ये सिर्फ नाम नहीं बदले हैं। ऐसा लगता है कि ये शायद टी20 को लेकर भारतीय टीम की अप्रोच में भी एक बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। शायद वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये लीडरशिप चेंज अपने आप में एक कहानी है। सूर्य कुमार की बैटिंग तो 360 डिग्री है, क्या कप्तानी में भी वही सोच दिखेगी? और गिल का वाइस कैप्टन बनना, क्या ये फ्यूचर की प्लानिंग है? खैर, ये सवाल तो है, लेकिन इस पर और बात करने से पहले बुमराह की वापसी, चोट के बाद लौट रहे हैं, कितना बड़ा फैक्टर है ये टीम के लिए? देखिए, बुमराह का वापस आना सिर्फ एक खिलाड़ी का आना नहीं है, वो पूरी बॉलिंग यूनिट के लिए एक बूस्ट है, एक टॉनिक जैसा है। पिछले कुछ टाइम में खासकर डेथ ओवर्स में हमने देखा है टीम थोड़ी स्ट्रगल करती दिखी है। बुमराह का होना न सिर्फ एक्सपीरियंस लाता है बल्कि सामने वाली टीम पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है। उनकी यॉर्कर, पेस में वेरिएशन, ये सब टी20 में बहुत कीमती है। हाँ, सवाल ये जरूर रहेगा कि इंजरी से वापसी के बाद वो लय कितनी जल्दी पकड़ते हैं, उनका वर्कलोड कैसे मैनेज होता है। लेकिन सिर्फ उनका टीम में होना ही बॉलिंग अटैक को ज्यादा संतुलित दिखाता है। सही बात है। ये तो हुई गेंदबाजी की बात। अच्छा, बल्लेबाजी में भी कुछ इंटरेस्टिंग नाम है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। इन यंगस्टर्स को लाने के पीछे क्या सोच है? क्या ये सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड है या कुछ और? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ आईपीएल का इनाम है। हाँ, आईपीएल ने उनका केस जरूर मजबूत किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिलेक्शन ना टी20 फॉर्मेट की जो डिमांड है उसको दिखाता है। अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में वो पारी को होल्ड भी कर सकते हैं और एक्सेलरेट भी, स्पिन अच्छा खेलते हैं। और रिंकू सिंह, वो तो फिनिशर के रोल में एकदम फिट बैठे हैं, प्रेशर में बड़े शॉट लगाने की काबिलियत। तो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स हर रोल के लिए स्पेसिफिक प्लेयर देख रहे हैं और इन युवाओं ने अपने अपने रोल में बहुत अच्छा किया है। ये एक तरह से, जैसा आपने कहा, शायद एक जनरेशनल शिफ्ट का भी इशारा है। थोड़ी निडर क्रिकेट, नेचुरल गेम खेलने वालों को मौका मिल रहा है। लेकिन हर सिलेक्शन की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने सबको चौंकाया है और बहस शुरू हो गई है। और इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो दो नाम हैं, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। जायसवाल, जिन्होंने आते ही इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा किया था, वो मेन 15 में नहीं है, रिजर्व में है। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है श्रेयस अय्यर का पूरी तरह से बाहर होना, न मेन टीम न रिजर्व, जबकि उनका फॉर्म भी हाल में काफी अच्छा रहा था। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जिसने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस सबके बीच सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। और ये सिर्फ फैंस की हैरानी नहीं है, कई बड़े पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस पर सवाल उठाए। जैसे एबी डिविलियर्स हैं साउथ अफ्रीका के, वो खुद खेल को कितना समझते हैं। उन्होंने अय्यर की मैच्योरिटी, प्रेशर हैंडल करने की क्षमता का जिक्र किया। कहा कि उनको हैरानी हुई कि अय्यर टीम में क्यों नहीं है। उनका मानना था कि अय्यर जैसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देता है, स्पिन अच्छा खेलता है, उनका ना होना थोड़ा अजीब है। हाँ,
और सिर्फ डिविलियर्स ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडन ने तो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेक्शन कह दिया, मतलब असाधारण चयन। हैडन ने खास तौर पर अय्यर के आईपीएल के लगातार अच्छे प्रदर्शन की बात की। वो तो यहां तक कह रहे थे कि अय्यर कप्तानी के भी दावेदार हो सकते थे। और उनका इस तरह पूरी तरह से गायब हो जाना, ये वाकई एक ऐसा फैसला है जिसके पीछे की वजह साफ नहीं है और इसने काफी अटकलों को हवा दे दी है। इन रिएक्शन से ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी को ड्रॉप करने जैसा मामला नहीं लग रहा। अभिषेक नायर, जो डोमेस्टिक क्रिकेट और प्लेयर्स की साइकी को करीब से जानते हैं, उन्होंने तो थोड़ा इशारा इस तरफ भी किया है कि शायद सिलेक्शन में परफॉर्मेंस के अलावा भी कुछ चीजें हों, जैसे टीम की इंटरनल डायनामिक्स हो सकती हैं या कोई खास स्ट्रैटेजी में फिट ना बैठना। बेशक ये उनका अपना एनालिसिस है, इसे फैक्ट नहीं मान सकते। हाँ, ये उनका नजरिया है। लेकिन ये उस संभावना की तरफ इशारा जरूर करता है कि सिलेक्शन सिर्फ आंकड़ों या हालिया फॉर्म पर ही बेस्ड ना हो। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? अगर हालिया फॉर्म था तो अय्यर का दावा तो मजबूत था, अगर अनुभव था तो भी वो टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हो सकते थे। तो फिर क्या सेलेक्टर्स मिडिल ऑर्डर में कोई खास तरह का रोल देख रहे थे, जैसे कोई विस्फोटक फिनिशर या ऑलराउंडर जिसमें शायद अय्यर फिट नहीं बैठते? या क्या T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर कुछ नए कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं? एक ये भी हो सकता है कि सेलेक्टर्स ऐसी टीम चाह रहे हो जिसमें हर प्लेयर थोड़ा मल्टी डायमेंशनल हो और अय्यर को शायद एक पारंपरिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर देखा गया हो। या फिर जैसा नायर ने इशारा किया, क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल या टीम कॉम्बिनेशन जैसी चीजें भी रोल प्ले कर गई? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है तो ये सवाल उठना तो लाजमी है। ये वाकई में एक पहेली जैसा है। लेकिन जहां एक तरफ अय्यर और जायसवाल पर इतनी बात हो रही है, वहीं एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने अपने सिलेक्शन पर उठाए हल्के फुल्के सवालों का जवाब फौरन मैदान पर दे दिया। वो है संजू सैमसन। हाँ, बिल्कुल। टीम अनाउंसमेंट के लगभग फौरन बाद ही संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग के एक मैच में ओपनिंग करते हुए सिर्फ 42 गेंदों में सेंचुरी लगा दी। ये पारी टाइमिंग के हिसाब से देखें तो कमाल थी। ये न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है, बल्कि एक तरह से सिलेक्टर्स के फैसले को सही भी साबित करता है। ये दिखाता है कि उनमें वो काबिलियत है मैच पलटने की, और वो अच्छे टच में है। T20 में ऐसी ही तो पारियां चाहिए होती हैं, और सैमसन ने बिल्कुल सही टाइम पर ये करके दिखाया। खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर बुलाए जा सकते हैं। इस लिस्ट पर भी एक नजर डालनी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम तो यशस्वी जायसवाल का ही है, जिनका मेन टीम में ना होना काफी डिस्कस हो रहा है। उनके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैं, अपनी पेस और बाउंस के लिए जाने जाते हैं। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी हैं, पावर प्ले में किफायती बॉलिंग और बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर हैं रियान पराग, एक और विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर। और विकेटकीपर बैट्समैन ध्रुव जुरेल, वो भी इस लिस्ट में है। हाँ, और ये रिजर्व लिस्ट भी ना थोड़ा भविष्य की तरफ इशारा करती है। जायसवाल को बाहर रखकर भी रिजर्व में रखना ये दिखाता है कि वो सिलेक्टर्स के प्लान में है, शायद अभी नहीं तो आगे के लिए। कृष्णा और सुंदर दोनों चोट से वापसी कर रहे हैं, अपनी लय ढूंढ रहे होंगे। पराग और जुरेल ने डोमेस्टिक और आईपीएल में काफी अच्छा किया है। तो ये लिस्ट दिखाती है कि बैकअप में भी टैलेंट है और सिलेक्टर्स लगातार नए प्लेयर्स पर नजर रखे हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेन टेक अवेज क्या हैं? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, संक्षेप में कहूं तो ये सिलेक्शन भारतीय T20 क्रिकेट में एक इम्पॉर्टेंट फेज का सिग्नल है। पहला, लीडरशिप में क्लियर चेंज, सूर्यकुमार और गिल पर भरोसा। दूसरा, एक्सपीरियंस और यूथ को बैलेंस करने की कोशिश, जिसमें बुमराह की वापसी है और अभिषेक, तिलक, रिंकू जैसे यंगस्टर्स पर बड़ा दाव है। तीसरा, T20 स्पेशलिस्ट और इम्पैक्ट प्लेयर्स पर जोर, शायद ट्रेडिशनल रोल से थोड़ा हटकर। और चौथा, जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, श्रेयस अय्यर जैसे सेट प्लेयर का पूरी तरह से बाहर होना, जो सिलेक्शन प्रोसेस और प्रायोरिटीज पर सवाल खड़े करता है। ये सिलेक्शन सिर्फ एशिया कप के लिए नहीं है, ऐसा लगता है कि ये शायद अगले T20 वर्ल्ड कप की डायरेक्शन सेट करने की भी एक कोशिश है। तो आज हमने एशिया कप 2025 के लिए जो भारत की T20 टीम चुनी गई है, उस पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है, बुमराह वापस आ गए हैं, कई नए चेहरे हैं टीम में। हमने श्रेयस अय्यर के बाहर होने और यशस्वी जायसवाल के रिजर्व में रखे जाने जैसे जो फैसले हैं, जिन पर काफ़ी बहस हो रही है, उन पर और एक्सपर्ट्स की रिएक्शंस पर भी गौर किया। तो मुख्य तौर पर नई लीडरशिप, बुमराह की वापसी, युवाओं पर भरोसा और अय्यर का बाहर होना, यही सिलेक्शन की बड़ी कहानियां हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, और शायद इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं
क्या T20 क्रिकेट का नेचर अब इतना बदल गया है कि टीमों का सिलेक्शन अब स्थापित कंसिस्टेंसी या रेपुटेशन के बजाय जो तात्कालिक विस्फोटक क्षमता होती है या कुछ मैचों का जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस होता है उस पे ज़्यादा बेस्ड हो रहा है? क्या ऐसा है कि कोई लंबे समय से अच्छा खेल रहा है लेकिन किसी ने कुछ विस्फोटक पारियां खेल दी तो वो भारी पड़ गईं? या फिर क्या टीम सिलेक्शन के इतनी ऊंचे लेवल पर पर्दे के पीछे की बातें जैसे टीम केमिस्ट्री, कोच कप्तान की पसंद या किसी खास प्लान में फिट होना, ये सब असल में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा रोल निभाती हैं जितना हम बाहर से समझ पाते हैं या देख पाते हैं? ये सिर्फ एक टीम सिलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये शायद मॉडर्न क्रिकेट में सक्सेस के बदलते पैरामीटर्स और सिलेक्शन प्रोसेस की जो जटिल परतें हैं उनकी तरफ भी इशारा करता है।